थैंक यू टू वेल केयर आल्सो टू प्रोवाइडिंग सच स्टेज। तो बात जो आज हम करने वाले हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि ट्रेंड टॉपिक है आजकल में कि अगर हम देखा जाए तो अपनी जो जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें उसके अपार्ट अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है अपने उस एज के अंदर जब हम बहुत ही वीक हो जाते हैं, जिसमें बोन्स डिसऑर्डर कह सकते हैं, यानी कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बोन्स और मसल्स एक बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का जो हमारी बॉडी को होल्ड करता है, काम करने के लिए हेल्प करता है, एक्शंस के लिए हेल्प करता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हमारी डे रूटीन में जो एक्टिविटी होती है उसके लिए मेन जो कह सकते हैं कि कोर सपोर्ट है वो बोन्स और मसल्स ही करते हैं। लेकिन हम कई बार इसके ऊपर ध्यान देना बहुत कम कर देते हैं। जैसे कि लोगों को पता है कि वेट लॉस करना है, लोगों को पता है स्किन के लिए करना है, हेयर्स के लिए करना है, इंटेस्टाइन यानी डाइजेशन के लिए करना है, उन्हें ये भी पता है कि हमें ऑर्गन को फिट रखने के लिए तरह तरह की चीजें लेनी। लेकिन बोन्स जो डीजनरेशन है यानी कि एक अवस्था में जब बाल सफेद हो जाते हैं, हमारे दांत टूट जाते हैं या हमारी झुर्रियां हो जाती है, उसी तरह से हमारे इंटरनल बोन्स के अंदर भी बहुत सारी वीकनेस और डीजनरेशन आता है। तो आपको पता होगा कि जिसकी बुढ़ापा किसका अच्छा गया, बुढ़ापा उसका अच्छा गया जो अपने हाथ से काम कर सकता है, चल सकता है, फिट सकता है। उस समय ये मायने नहीं रखता कि वो कैसा दिखता है, उसकी स्किन कैसी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या अपीयरेंस है, लेकिन क्या वो अपने सभी काम यानी कि उठना, बैठना, घूमना फिरना, लेटना, टहलना या अपना काम खुद करने की क्षमता रखता है कि नहीं। वो कब होगा? जब या तो उसे कोई रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं होंगे, उसके बोन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, या कह सकते हैं कि उन्हें कोई डीजनरेशन डिसऑर्डर नहीं होगा। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली ये क्या है, क्योंकि बहुत इजी टिप्स मैं दूंगा इसके एंड में और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इजी रेमेडी। लेकिन फिर भी आपको होल जानना चाहिए कि क्योंकि आप उस स्टेज में जाओगे, मैं भी कल उस स्टेज में जाने वाला हूँ। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से जब वो एक मतलब कह सकते हैं कि किशोर बनता है, वयस्क बनता है या विभूति पे जाता है, उसके बाद जो उसके पास स्टेज आती है वो जवानी के बाद सीधा बुढ़ापा ही आता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर उस स्थिति में पहुंचने से पहले हम अपने बोन्स को, मसल्स को, कार्टिलेज को फिट रख दे और हम ऐसा डीजनरेशन जो हो रहा है उसको थोड़ा सा स्लो करें या कह सकते हैं कि डीजनरेशन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट हमारे पास कोई एक भी हीलिंग सपोर्ट होगा जो हमें लाइफ के एंड तक बहुत फिट रख सके। तो बात करेंगे हम आर्थराइटिस की। देखो आर्थराइटिस एक सिंपल सा वर्ड है, लगता बड़ा ऐसा है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन देखो आर्थराइटिस का मतलब होता है सिंपल सूजन और पेन, यानी इन्फ्लामेशन होती है। लेकिन इन्फ्लामेशन किसी भी जॉइंट्स की हो सकती है, चाहे वो शोल्डर की हो, एल्बो की हो, या आपके व्रिस्ट की हो, या आपकी नी की हो। प्रोमिनेंट वो नी की होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है बाकी बोन्स के प्रॉब्लम से। तो आर्थराइटिस अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, जैसे कि नी का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपको नी में चलने फिरने में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग नजर आ रही है आपको, आपके जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपको आर्थराइटिस है। लेकिन क्या वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि एक तरह से बोन डिजनरेशन ही कह सकते हैं उसको। लेकिन जो बाकी चीजें हैं जो उस आर्थराइटिस में आती है, जैसे कि गॉटी आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसे संधिवात रोग भी बोलते हैं। आपने एक इन्फेक्टेड संधिवात रोग के बारे में सुना होगा या कभी समझा होगा, आपको पता भी नहीं था। स्टेफिलोकोकाई जैसे बैक्टीरिया भी ऐसी स्वेलिंग एंड ऐसे सूजन ला सकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि बेस्ट ये है कि आप पहले अंडरस्टैंड कर ले कि आपको समस्या क्या है, व्हाट यू हैव द प्रॉब्लम्स, लाइक वेदर यू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस और वेदर यू हैव आर्थराइटिस या वेदर यू हैव ए ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। तो अब मैं तीनों के बारे में बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको बहुत इजी लगे। इट्स यू हैव टू कीप यू वेरी इजी दैट व्हाट एक्चुअली आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस एंड ऑटोइम्यून आर्थराइटिस। तो सबसे पहले मैंने आर्थराइटिस के बारे में आपको जो उस टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्टेज वेयर यू गेट द इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, यानी कि ऐसी अवस्था जहां पर आपको पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी और उसका कोई अगर रीजन समझ में नहीं आता है तो उसको सिर्फ हम आर्थराइटिस ही बोलेंगे। लेकिन जैसे कि नी के अंदर समस्या आती है या शोल्डर के अंदर जैसे जॉइंट्स के अंदर समस्या समस्या आती है, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ शोल्डर जॉइंट बोल सकते हैं। तो ये अलग अवस्था है, इसका ट्रीटमेंट भी अलग है।
और अगर देखा जाए तो 70% से 75% पॉपुलेशन के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसके बाद आता है जैसे कि गॉटी आर्थराइटिस, यानी कि आप ये देखिए आपके बॉडी में कंटेंट होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो आपको पेन एंड इन्फ्लेमेशन होती है। तो उस परिस्थिति में अगर देखा जाए, अगर पेन एंड इन्फ्लेमेशन अगर आपको हो रही है, तो फिर आपका वो ऑस्टियो आर्थराइटिस नहीं होकर गॉटी आर्थराइटिस, यानी कि आपको यूरिक एसिड पे ध्यान देने की जरूरत है। चलो ये भी एक छोड़ो, उसके आगे ये तो बहुत सिंपल है। इसके आगे जो आता है वो आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस सभी आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर कहा जाए तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि 75% अगर आपको सिर्फ एक ही जॉइंट में पेन है, जैसे नी जॉइंट में पेन है, तो आप समझ लो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, नी जॉइंट का ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गॉटी आर्थराइटिस है, अगर आपके यूरिक एसिड की कंटेंट की बढ़ने की वजह से पेन हो रहा है, तो आप उस डॉक्टर को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो फिर आपको थोड़ा सा सचेत होने की कोशिश, आपको प्रयास करने चाहिए। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक ही जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सभी तरह के जॉइंट्स जिनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन्स है, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपको क्या कहते हैं साइनेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, साइनेबल फ्लूइड क्या होता है। लेकिन अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो जो कवरिंग होती है, जैसे कि समझो कि नी जॉइंट की जो कवरिंग है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स है, उस पे जाके अटैक होता है, यानी उस पे इंफ्लेमेशन होती है, तब आपको कह सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ उसके अंदर कि अगर आपके ये फिंगर वाले जॉइंट्स जो छोटे छोटे हैं, व्रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो, शोल्डर, नी, अगर एंकल, सभी के सभी अगर आपके पेनफुल है, सभी के सभी में अगर आपको स्वेलिंग है, सभी के सभी में अगर आपको थोड़ा कैसे तो डिफॉर्मिटीज लग रही है, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एक चीज और है, देखिए उसके अंदर एक गांठें बन जाती है, हाथ ऐठन करने लग जाते हैं, और वो जो गांठें नोड्यूल्स होती है वो आपके इंफ्लेमेशन को और एग्रीवेट करती है, और वहां पे वियर एंड टीयर, यानी कि वहां पर जो टिश्यूज है वो ब्रेक होते हैं, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, और उससे आपको पेन और आपको इन्फ्लेमेशन होती है। तो वेरी बहुत इजी है समझने के लिए तो, लेकिन कई बार जैसे कि चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसी कंडीशन जब पोस्ट कॉम्प्लेक्स आते हैं तब भी ऐसे दर्द होते हैं। तो आपको बहुत इजीली समझना पड़ेगा, वो हम आगे आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएट कैसा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पता करना है। लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, अगर एक ही जॉइंट में प्रॉब्लम है या एक या दो बड़े जॉइंट में प्रॉब्लम्स है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और कंटेंट कैल्शियम D3 कम है तो आप गॉटी आर्थराइटिस की तरफ ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है, छोटे छोटे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, डिफॉर्मिटीज हो रही है, अगर वहां पर आपको फिंगर के अंदर या कहीं पर नोड्यूल्स बन रहे हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब टाइप्स तो इस तरह एक तरह से मैंने डिफरेंशिएट कर दिए मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, लेकिन दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, जो एक ड्यूरेशन के टाइप्स के ऊपर होते हैं। एक्यूट मतलब क्या होता है, समझिए कि आपने बहुत लंबे समय तक आप खड़े रहे, या किसी तरह की आपने मेडिसिन ली, या जैसे कई बार लोगों में देखा गया कि नींबू खाने के बाद में नी जॉइंट्स पेन होता है, जैसे खट्टा खाने के बाद में होता है, या कोई अगर बहुत ज्यादा रनिंग की दूसरे दिन उनको पेन हो रहा है, तो ऐसे जो पेन होते हैं वो इस किसी कंडीशन में नहीं आते। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं आर्थराइटिस को प्रोमोट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करें तो वेट बढ़ना, वजन का बढ़ना, और वेट बेरिंग जॉइंट है जैसे नी जॉइंट, उसके ऊपर प्रेशर पड़ना भी ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशंस को एनहेंस कर सकता है। इसको कह सकते हैं कि एक्यूट कंडीशन, अगर आपने थोड़े टाइम में रेस्ट ले लिया, कुछ ट्यूब लगा ली, कुछ तेल लगा लिया, कुछ मेडिसिन ले ली तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोनिक है तो, या और हाँ एक्यूट में एक और चीज है कि जैसे कि आपको मलेरिया हुआ है या आपको डेंगू हुआ है, तो थोड़े टाइम तक यानी 2-4 महीने तक वो पेन्स रहेंगे, तो वो एक एक्यूट कंडीशन आती है, आप उसे मेडिकली मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब ये बिना किसी कारण से अगर बार बार आ रहा हो तो डेफिनेटली आप मानिएगा कि कहीं ना कहीं आपको क्रोनिक आर्थराइटिस इंपैक्ट हो गया है, और जो वास्तव में बड़ा सीरियस है, सुनने में बड़ा इजी है लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कह सकते हैं कि आपके मूवमेंट इतने रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप लेट भी सही से नहीं सकते, बैठना तो बहुत दूर की बात होता है, चलना बड़ी दूर की बात होती है, लेकिन लेटने और नॉर्मल काम करने में, इवन एक ग्लास तक पकड़ने में प्रॉब्लम्स हो सकती है।
दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्टेड आर्थराइटिस और इन्फेक्टेड आर्थराइटिस। तो मैंने इन्फेक्टेड आर्थराइटिस में बताया कि जैसे स्टेफिलोकोकाई है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो भी कॉज कर सकते हैं। और नॉन इन्फेक्टेड में जिसमें डीजनरेशन अगर हो रही है आपकी बॉडी की, तो भी आपको हो सकता है करके। एक अब इसमें बात गौर करने वाली है, आपने इतने सारे आर्थराइटिस के बारे में सुना होगा, लेकिन कई बार आर्थराइटिस आपको फीवर के साथ भी हो सकता है। जैसे आपको फीवर भी होगा और पेन्स भी होंगे बॉडी के। एक होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसके अंदर स्किन की प्रॉब्लम्स भी होगी, यानी सोरियासिस भी होगा और उसके साथ में आर्थराइटिक इंपैक्ट भी आएगा, यानी कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स के पेन भी होंगे। तो इस तरह का डिफरेंशिएट है आपके पूरे इसके अंदर कि आर्थराइटिस को लेकर उसके सब डिविजन्स, यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस, और उसके बाद ड्यूरेशन को लेकर, और उसके बाद जो कॉज है उसको लेकर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके मेन मैकेनिज्म की, होता कैसे ये एक्चुअली। वैसे आपको समझना जरूरी है, चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ ट्रीटमेंट जानना चाहूंगा, लेकिन कई बार कॉज कैसे होता है ये सब कुछ देखना हमें जरूरी होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो क्या होता है कि पहले तो सिंपल है कि अगर आपकी बोन डिजनरेट हो रही है, जैसे नी जॉइंट है तो डिजनरेशन हो रहा है, तो उसके जो कार्टिलेज है वो घिसते हैं, क्योंकि इतना लंबा आपका पीरियड होता है आपको उठने बैठने में, आप पता नहीं कर पाते हो कि क्या मैं सही अपने नी जॉइंट को फोल्ड कर रहा हूँ, क्या मैं अपने नी जॉइंट्स का ध्यान रख रहा हूँ। कई बार आप लोग नहाते समय ठंडा पानी भी घुटनों पे डाल देते हो बिना किसी नॉलेज के कि भाई हमें पता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत आगे जाके रिस्की करता है। किचन में लंबे समय तक खड़ा रहना, आजकल सभी स्टैंडिंग किचन हो गए, ये सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने लोग भी किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं वो 1 से 1.5 घंटे कांस्टेंट एक ही पोर्शन में। नी जॉइंट कभी भी, आप याद रखिएगा, मनुष्य को यानी मानव को या तो बैठना चाहिए या चलना चाहिए, खड़ा रहना लंबे समय तक रिस्क है। इसीलिए क्योंकि आपका पूरा का पूरा वेट ही उस नी जॉइंट्स के ऊपर बेयर करता है। तो क्या होता है कि उसके बीच में जो कार्टिलेज होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, वो ज्यादा काम में यूज होंगे, ज्यादा प्रेशर झेलेंगे तो डिजनरेशन ज्यादा फास्ट हो जाएगी, गैप आपका कम हो जाता है नी जॉइंट्स के बीच में। और जब ये ऐसा होता है तो आप सीधे सीधे ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ कन्वर्ट हो जाते हो। तो इस डिजनरेशन को अगर आपको रोकना है तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे मतलब कह सकते हैं कि रोक भी लूं और ट्रीट भी करूं। तो आप एक काम करेंगे इसके अंदर, पहले इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और शोल्डर वाला आर्थराइटिस दोनों को, यानी एल्बो, व्रिस्ट, इन सब के अंदर एक क्या सिंपल कॉम्प्लेक्स है, वो ये है कि आप अपना जो बोन का स्ट्रक्चर है उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, ये हम आगे बताएंगे। दूसरा आया कि यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है। देखिए, हमारा बॉडी का एक एसिडिक लेवल मेंटेन होता है, नॉर्मली मैं कहता हूँ जिन लोगों ने पानी कम पिया है, सर ये सबसे बड़ा कॉज एक्चुअली बोन्स के अंदर इन्फ्लामेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पानी का कम पिया। अगर आपने पानी कम पिया है और ऐसे कंटेंट ज्यादा लिए जो बॉडी में एसिडिक क्रिएशंस करते हैं, यस ल्यूपस सेम सिस्टम सिम्टम्स होते हैं, हम आगे इसके लिए बात करेंगे। तो क्या होता है कि अगर आपने समझो कि अगर आपने पानी कम पिया है और आपके बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ रहा है, तो आप याद रखिएगा यूरिक एसिड बढ़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ेगा, तो जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आपके मेम्ब्रेन्स को ही देगा, वो यानी आपके जॉइंट्स को देगा। तो उस समय क्या होगा, आपको माइनर जॉइंट्स के अंदर पेन हो शुरू होगा, वो भी टोज से शुरू होगा। जो टोज है या जो आपका जो फिंगर्स है वहां से पेन शुरू हो जाएगा। और आप इजीली पता कर सकते हो कि मुझे यूरिक एसिड बढ़ गया है, क्या चीजें बंद करनी है, क्या चीजें से प्यूरिफिकेशन करना है, वो सब कुछ हमको बताएंगे कि आगे कैसे करना है। हाँ, अभी तो जैसे कि अब हम जब इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तब आपको बताएंगे आपको कैसे पता चले कि आर्थराइटिस है। तो मैं अभी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ पहले कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो आपने देखा कि यूरिक एसिड जब बढ़ता है, यानी कि ब्लड के अंदर जब एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो वो कैसे इन्फ्लेमेशन करता है। अब जो तीसरा आता है वो है रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो रूमेटोइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपकी ही बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ओवर एक्टिव हो जाती है, या कह सकते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती कि आपकी जो सेल्स है, जो साइनेबल मेम्ब्रेन्स की सेल्स है, उसको टारगेट करना है या नहीं करना है। अब वो क्या करती है, वो उस हेल्दी सेल्स को भी अपना दुश्मन मान बैठती है। मैं बड़ा लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ कि वो क्या करती है, उसको लगता है कि ये ट्रिगर क्यों होता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि अगर मैंने जितने भी आर्थराइटिक पेशेंट देखे उसमें 99% पेशेंट्स के अंदर ऑटो इम्यून कॉज हुई है कि उन्होंने बहुत 2-3 चीजों का ध्यान रखा। उससे क्या हो गया
कि बिल्कुल ही उनकी सेल्स ने उनकी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि उसके जो कार्टिलेज थे या जो साइनेबल मेम्ब्रेन्स थे या उसके जो टिश्यूज थे, जो सेल्स टिश्यूज थे, उसको उन्होंने दुश्मन माना और उनको लगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे सेल्स नहीं है, और उन्होंने उस पर टारगेट किया और उसको इन्फ्लामेशन देना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली यही सबसे बड़ी समस्या, बाकी सबको तो आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि वो एक तरह का डीजनरेशन है, मतलब एक तरह की अवस्था है, लेकिन यह एक अवस्था नहीं है, एक बीमारी है, एक अनकंट्रोल्ड ऑटो इम्यून जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, वो है प्रॉब्लम से। तो इसको बढ़िया जानना जरूरी है, पर इसके बारे में इस पूरे टॉपिक में समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि इन सब की जो चीजें होती है, जो कॉम्प्लेक्स इकट्ठा हो जाता है, तो हो सकता है कि सब ये आगे आएगा, मेडिकल योगा एंड एवरीथिंग। तो क्या होता है कि ये चीजें आपको आगे जाकर समझ में आएगी कि जब मैकेनिज्म जब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ट्रिगर करता है, ऐसे 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 कॉजेज है जो उसको हमको अवॉइड करने चाहिए, तो आप बचाव बहुत हद तक कर सकते हो। अब आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो क्या है साइन एंड सिम्टम्स? बहुत सिंपल साइन एंड सिम्टम्स है। देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले भी मैंने कहा था, हार्डली एक बड़े जॉइंट या दो जॉइंट में होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो लगता है तो आपको, वैसे मल्टीपल में होता है, बट माइनर जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता। तो अगर आपको नी का प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई हिस्ट्री नहीं है आर्थराइटिस की, तो डेफिनेटली आपको पेन, स्वेलिंग ये कॉमन रहेगा। लेकिन अगर यूरिक एसिड है तो साइन सिम्टम्स में दो तीन चीजें रहेगी कि आपको पेन तो रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल माइनर जॉइंट्स के अंदर आएगा, वो भी पैरों में ज्यादातर, और उसके साथ साथ स्वेलिंग रहेगी अगर वो यूरिक एसिड एनेंस के कारण पेन हो रहा है। तो अगर वो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस के कारण है तो आपको फीवर भी आ सकता है, यानी कि हल्का फीवर भी रह सकता है। ये बहुत क्लासिकल सिम्टम्स है। उसमें बॉडी के अंदर एक हरारत सी बनी रहेगी, आपको हमेशा लगेगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपके हाथों और पैरों के जॉइंट्स में हमेशा गर्माहट रहेगी, बल्कि आपको लगेगा, फील होगा कि बहुत गर्म हो रहे हैं। और इवन उनके जो जो मल्टीपल जॉइंट्स के नोडल्स है उसमें पेन शुरू हो जाएगा आपका, और पेन के साथ स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। और एक कंटेंट और उसके अंदर हो जाएगा, वो ये है कि उसके उसकी जो जो आपके हाथों और पैरों की जो डिफॉर्मिटीज है वो धीरे से बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़ी सी स्लाइड बढ़ जाएगी। तो आप उस डिफॉर्मिटीज को, उस पेन को, उस हॉटनेस को क्लियर कर सकते हो कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आर्थराइटिस जैसा लुक्स दे रहा है। देखो, अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया, कंफर्मेशन अभी आगे आएगा। मैं बता रहा हूँ कि कैसे पता करना है आपको। आप बिल्कुल उसकी वरी मत कीजिए, जो मैं बताऊंगा आपको मैनुअल एग्जामिनेशंस, उससे आप इजीली अपने फाइंडिंग कर सकते हो। लैब इन्वेस्टिगेशन, उससे भी आप इजीली फाइंडिंग कर सकते हो कि मुझे नॉर्मल आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो आप कर सकते हो। अभी हम साइन सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मल्टीपल जॉइंट्स, जैसे स्मॉल जॉइंट से लेकर बड़े जॉइंट्स अगर इन्वॉल्वमेंट है, रेडनेस है, गर्माहट है, हरारत है और डिफॉर्मिटीज है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको आर्थराइटिस के बारे में, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो आ गया आपका कि अगर साइन सिम्टम्स, जैसे आप पहले कैसे पता करें किस तरफ जाना है, तो कैसे, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल नी जॉइंट प्रॉब्लम है तो आपको इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है, वो नी जॉइंट्स का आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आया कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, पहले कैसे पता करोगे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई और आर्थराइटिस है। तो पहला सिंपल सा तरीका है 1-to-1। 1-to-1 का मतलब होता है, देखिए, अगर आपके पूरी बॉडी में एक जॉइंट्स में पेन है, वो भी मेजर जॉइंट्स है, उस जॉइंट्स का जो पेन है वो आपके एज के साथ बढ़ रहा है। देखो, फीमेल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, उनके साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है नी जॉइंट्स की या आर्थराइटिस की। लेकिन समझो, अगर इसके साथ साथ अगर पेन एग्रीवेट हो रहा है आपका, यानी आपका नी जॉइंट्स का पेन एग्रीवेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट है, पहले कभी भी आपको ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है कि आपको आर्थराइटिस है या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस। पहले आपको मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी को चेक करना होगा, जिसमें मेन है पहले कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन B12। ये तीन टेस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत मायने रखते हैं किसी भी चीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो इसका नेचुरली फॉर्मूला है जो हम आपको देंगे। लेकिन एक चीज हम लोग बहुत भूल जाते हैं, वो है एक हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पटेल फ्यूमर का भी बताएंगे। लेट फिनिश द फर्स्ट टॉपिक, हम सब बात करेंगे आगे। तो आप ये देखिए कि पहले इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, कैल्शियम,
D3, B12। एक जो हम कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ कि बहुत रोल इंपॉर्टेंट है, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच एंड थायराइड हार्मोन। ये दोनों आपको कराने जरूरी होते हैं। अगर आपका पीटीएच बढ़ा हुआ है तो याद रखिएगा आपको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की वीकनेस हो सकती है अगर आपका पीटीएच बढ़ा हुआ है। पीटीएच बढ़ा हुआ तो क्या करता है कि वो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, यानी वो रोकता तो मैं कह नहीं सकते, मतलब वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। अगर जब उसकी मात्रा में ऊपर नीचे होता है तो आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसके कारण आपकी बोन से कैल्शियम जाता है ब्लड के अंदर और आपकी बोन वीक होती है तो डेफिनेटली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो आप पहले पीटीएच, D3, B12, कैल्शियम और थायराइड का चेक कराएंगे। अगर ये हो जाता है, अगर ये सब कुछ नॉर्मल है या इसमें कोई कमी है, समझो कि पीटीएच बढ़ा हुआ है तो पहले उसका ट्रीटमेंट भी होगा, बताऊंगा मैं आगे। अगर D3, B12 और कैल्शियम कम है तो पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर आप आगे जाना चाहते हो तो। फिर आता है कि नॉर्मल आपका ईएसआर कितना बढ़ा हुआ है, यानी इन्फ्लामेशन का क्या रेट है। तो अगर आप ईएसआर कराओगे तो किसी भी जॉइंट में अगर पेन है वास्तविकता में, वहां पे इन्फ्लामेशन अगर सीरियस हुई है तो आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये तो कॉमन है कि जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। अगर आप गॉटी आर्थराइटिस के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली B12, D3 तो करना है, साथ में आपको अपना यूरिक एसिड भी चेक कराना है कि क्या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं। अब आता है कि अगर आप आर्थराइटिस यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, आरएफ के बारे में अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो आपको उसमें भी D3, B12, ESR, CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कितना कॉम्प्लेक्स है, जैसे एंकोलाइटिस स्पोलाइटिस के बारे में बात करते हैं हम। आल्सो हम बात करते हैं जैसे कि और किसी पेनफुल कंडीशन के बारे में जो चाहे वो किसी तरह का इन्फेक्शन हो, लंग्स में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। तो सीआरपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये इस चीज में कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन का स्टेटस क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए B12, D3, ESR, CRP, तो ये टेस्ट बड़े कम आए उससे भी कंफर्मेशन नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, मैं देखने के लिए कि उसके लेवल्स क्या है। लेकिन कंफर्मेशन टेस्ट है वो है RA फैक्टर, यानी RA फैक्टर एक टेस्ट होता है। अगर RA फैक्टर बढ़ा हुआ है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बढ़ा, इसका मतलब आपको ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है। अगर ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये आप देख लिए, उसमें नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी टेस्ट होता है इसको कंफर्म करने के लिए कि आपको आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और HLA-B27 करके टेस्ट होता है जो कंफर्मेशन देता है कि आपको आर्थराइटिस है। तो आप क्या करेंगे, ये जो कंफर्मेशन टेस्ट है, इन टेस्ट को कराकर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जा सकते हैं। अगर ये सभी नेगेटिव आते हैं तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत है। आपको समझ लेना है कि मुझे किसी प्रकार का इन्फेक्टेड आर्थराइटिस हुआ, यानी कोई इन्फेक्शन हुआ उसके कारण है, ये ऑटो इम्यून नहीं है। अगर ये सब कुछ कौन इसमें, हाँ ESR CRP बड़े हुआ सकते हैं, लेकिन ANA और RA फैक्टर नेगेटिव आ रहे हैं तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर B12 और D3 अगर कम ज्यादा आ रहे हैं तो उसको मैनेज करेंगे आगे जाकर, तो उसकी भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रिवेंटिव पे भी बात करूंगा, यानी कि होना भी नहीं चाहिए, हो गया तो कैसे ट्रीट करना है, होना भी नहीं चाहिए। तो ये जो टेस्ट है ये कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी परिस्थिति क्या है। अब अगर आप समझो कि आपको आर्थराइटिक हो गया, आपके नोड्यूल्स बन गए हैं, आपके नी जॉइंट स्टिफनेस है, आपके एंकल जॉइंट स्टिफनेस है, ऐसी अगर परिस्थिति है तो क्या किया जाएगा। तो फिर आपको होता है चेस्ट जो एक्सरे चलते हैं, नी जॉइंट एक्सरे, जो आपके हैंड्स के एक्सरे है, जो आपके एंकल के एक्सरे, वो करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है कि किस लेवल तक का, किस डिग्री तक का डिजनरेशन हुआ है या किस डिग्री तक का इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है। तो वो कैसे नोड्यूल्स बने हैं, क्या वो बहुत आगे नोड्यूल्स बनने के चांस है या नहीं है, क्या उसमें डिफॉर्मिटीज आ रही है, क्या जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो स्टिफनेस क्रिएट कर रहा है, तो वो सब उसमें बहुत इजीली पता चल सकता है अगर आप इसके एक्सरे के साथ इन्वेस्टिगेशन करवाते हो तो देखो ये बहुत ही सिंपल मैंने बताया। इतने सारे टेस्ट जो होते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराओ, ये कराओ, इसकी जरूरत नहीं होती। इतने टेस्ट बहुत ही काफी है, कह सकते हैं बहुत ही एसेंशियल माने गए हैं। और जो आराम से अगर आप करा लो तो आप अगर अगर आपके घर में हिस्ट्री है और आप 12 महीने में भी इतने करा लेते हो तो आप अपने कंफर्म कर सकते हो कि मुझे कहाँ पर वर्क करना है, किस चीज पे वर्क करना है।
अब आगे हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस की। देखिए एक ये ई लर्निंग कोर्स है, हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले आपको समझाना चाहेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि अगर आपने समझा ही नहीं इस बीमारी को कि क्या है, तो आप ट्रीटमेंट को समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप पेशेंस रखिए, मैं डेफिनेटली इसके आगे जाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल क्लासीफाई तरीके से बताऊंगा सभी का। मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही बताऊंगा, सबको बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए क्या क्या टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसका मैकेनिज्म है, किस तरह से ये आपको इम्पैक्ट करता है। अब आता है कॉम्प्लिकेशन। देखिए अगर आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट्स की एग्जांपल ले ली, अगर आपने ट्रीट नहीं किया समय पे, तो आपका एंड विथ यानी पूरा का पूरा गैप कम हो जाएगा, और एक परिस्थिति ऐसी आई आपको नी जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन की परिस्थिति आ सकती है। यानी 1% गैप नहीं बचा रहेगा, आप न मूवमेंट्स कर पाओगे न चल पाओगे। उसे कहते हैं जो सीवियर कंडीशन है, वो एक तरह से सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट्स के अंदर आता है। जो ग्रेडिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको क्रॉस कर जाता है। उसके बाद अगर आप कॉम्प्लिकेशंस पे देखेंगे, तो ये अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते हो, हील नहीं करते, तो बोन वीकनेस भी अराइज हो सकती है। मैंने आगे बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया जैसी कंडीशंस भी अराइज हो सकती है, और इस दर्द के कारण आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स भी क्रिएट हो सकता है। अगर आप आर्थराइटिक नहीं ठीक करते, यानी आप गॉटी आर्थराइटिक या रूमेटोक आर्थराइटिस के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि आपकी डिफॉर्मिटीज इतनी सीवियर हो जाए कि आपके हाथ और पैर भी मुड़ सकते हैं, यानी बहुत ही डिवेटेड हो सकते हैं। वो जो बोन्स है उसकी डिफॉर्मिटी इतनी सीरियस हो सकती है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैं इसमें पहले आपको कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करके पता करो कि हाँ क्या मुझे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। अब जो आगे बात करने वाला हूँ, वो बेशक आप बड़ा इंतजार कर रहे थे कि वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसका, और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस लेंगे और उसका नी जॉइंट पे एग्जांपल करके देंगे। देखो नी जॉइंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक करने से पहले मैंने आपको कहा था कि तीन डेफिशिएंसी आपको पहले क्योर करनी है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन D3, और तीसरा है विटामिन B12। अगर आपने तीनों नहीं किए तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप उस पेन से या उस इन्फ्लेमेशन से बाहर आओ। तो आप पहले क्या करेंगे कि कैल्शियम के लिए दो तरीके आपके पास इसको मतलब आप बॉडी के अंदर बैलेंस करने का नेचुरली। पहले एक बात आप एक चीज और देख लीजिएगा कि कहीं आपका पीटीएच बढ़ा हुआ ना हो, ये बहुत बहुत जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि कैल्शियम देना ही इलाज नहीं, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस किया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कैसे कैल्शियम को बढ़ाया जाए नेचुरली। तीन कंपोनेंट बहुत ही रिच होते हैं कैल्शियम। पहला है कड़ी पत्ता। आपने सोचा भी होगा कि हम कड़ी पत्ता तो खाते डेली, पर ऐसा नहीं है। अगर आप 2 कड़ी पत्ते की लीव्स अगर डेली लेते हो मॉर्निंग में, चाहे ऐसे ले लो, ब्रेकफास्ट के ऊपर रॉ डाल दो, कोई इशू नहीं है, आप अपना कैल्शियम का स्तर बना के रख सकते हो, कि वो कैल्शियम रिच होती है। दूसरा है तिल, यानी कि तिल अगर आप लेते हो सीसम सीड्स, तो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम के लिए। तीसरा है मेथी। मेथी ऐसी जैसे सर्दियों में भी मेथी के लड्डू खाए जाते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो प्लीज इस बार आप मेथी का पाक बनाओ। अगर आप अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कभी लाना ही नहीं चाहते लाइफ में, ये मेरे नानी का खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरी नानी कम से कम अब तो अराउंड 101 साल की है, अभी भी है, लेकिन तिल आप ब्लैक व्हाइट कोई भी ले सकते हो। लेकिन मेरी नानी अब 101 साल की तकरीबन अभी भी है, पर उन्होंने हमेशा अपनी सर्दियों में मेथी खाई है। तो मेथी को ऐसे नहीं खाना है, मेथी को न तो वो बॉईल करना या उबालना पानी पीना वो अलग है, या तो फर्मेंटेड करके खाइए, सबसे इजीएस्ट वे है फर्मेंटेड करके ही खाना है। देखो मेथी के अंदर नेचुरल पेन किलर भी है, वो लो ग्लाइसीमिक भी है, वो वेट रिड्यूस भी करता है, वो कैल्शियम रिच भी है। तो अगर आप मेथी लेते हो फर्मेंटेड फूड फर्मेंटेड में तो बेस्ट है। अगर आप फर्मेंटेड में नहीं लेते हो 1 स्पून इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आप फर्मेंटेड में नहीं लेते हो तो आप एक पाक बनाइए जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक पाक। ऑस्टियोआर्थराइटिक पाक कैसे बनाना है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ ताकि इजीएस्ट वे में समझ में आ जाए। देखिए 5 चम्मच आपको मेथी को पहले रोस्ट कर देना है अच्छे से। 5 चम्मच मेथी को रोस्ट करने से फायदा ये कि उसका थोड़ा बीटरनेस कम हो जाता है और कंटेंट वैसे के वैसे बने रहते हैं। आप रोस्ट कर दो, और रोस्ट करने के बाद में उसका पाउडर बना दो 5 चम्मच का। उसके अंदर अगर आपने 5 चम्मच मेथी लिया है तो आप एक्यूरेट 10 चम्मच सूखा कड़ी पत्ता लेना। सूखा कड़ी पत्ता 10 लीव, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 10 लीव सूखा कड़ी पत्ता लेना है। 5 चम्मच आपकी ये थी, 10 लीव आपकी सूखा कड़ी पत्ता था।
अब आपको लेना है उड़द के आटा। देखो अगर आपको गैस बनती है ज्यादा तो उड़द के आटे में हींग डालनी है, थोड़ी चुटकी 2 चुटकी। अगर आपको लगता है कि नहीं उड़द के आटे से मुझे एलर्जी है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो और बेसन भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उड़द के आटा लेना है कम से कम 4 कटोरी, यानी 4 कटोरी आपका उड़द का आटा होगा, आपकी मेथी होगी और आपका कड़ी पत्ता होगा। उसमें आप सीधा घी डाल दीजिए, पहले आटे को अच्छे से भून लीजिए। See, I can tell in the English also, but as well because managing both the language is quite difficult. Just explain same in the English again, the same in the Hindi is like quite it will also मेरा flow भी impact होगा. So better है you understand because it's not very complicated which I am saying. It's not कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं है, मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगा तो बहुत होता है, लेकिन no issue. I will tell you. तो उड़द का आटा is very आपको लेना है 4 कटोरी एंड 10 करी लीव्स एंड मेथी सीड्स जो आपको लेने 5 स्पून रोस्टेड वन। आपको घी जो है वो कम से कम अगर आपने 3-4 चम्मच उड़द का आटा, सॉरी 4 कटोरी उड़द का आटा लिया है, यस मीठा नहीं, तो आपको क्या करना है घी के अंदर जैसे 1.5-2 स्पून 3 स्पून घी के अंदर से आटे को रोस्ट कर दो अच्छे से। जब रोस्ट हो जाए बढ़िया उसको एक अलग तरफ निकाल दो। अब आपके पास रोस्टेड मेथी सीड्स है, 10 करी लीव्स है और आपके पास रोस्टेड उड़द का आटा या बेसन भुना हुआ या गेहूं का भुना हुआ आटा है, ये हो गया खत्म। देखो अगर आप गुड़ डालना चाहते हो तो बेस्ट है, नहीं डालना चाहते तो आप सबको मिक्स करके ऐसे भी 2 चम्मच खा सकते हो, कोई इशू नहीं। पर अगर आप थोड़ा घी डाल के गुड़ डाल के उसका जो पैत बनता है यानी उसका जो लिक्विड बनता है उसमें सब मिक्स करके अगर आप उसकी पीसेस बना दो और अगर आप 2 पीस डेली खाते हो तो बेस्ट है। आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के प्रिवेंट भी कर सकते हो, क्योर भी अच्छे कर सकते हो और उससे रोक भी सकते हो। याद रखिएगा, कहते जाड़ों में जोड़ों का दर्द होता है। देखो जाड़ों और जोड़ों में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। जोड़ों का मतलब सर्दी, और सर्दी में ही सबसे ज्यादा सितम जोड़ों पे पड़ता है यानी कि हड्डियों पे पड़ता है। तो इसीलिए अगर इस सीजन में अगर आप ये खाते हो, चाहे आप जवान हो, जैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉइंट्स की, किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये खाता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मैं अपने कैल्शियम को 4 महीने बैलेंस करके रखूंगा जो मुझे अच्छा सा आगे हील देगा। अभी अभी कह सकते हैं कि मेरा सर्दियों में डाइजेशन भी अच्छा होता है, गर्म चीजें खाई जा सकती है, मेथी अपने आप में गर्म है, उड़द का आटा बेसन कहा है मैंने, उड़द जो दाल होती है उसका आटा। तो आप अगर आप गर्मियों सर्दियों में खाते हो तो गर्मी नहीं करेगा और आपको फायदा भी हो जाएगा। अगर आपको ये सब झंझट नहीं करनी, नो इशू, यू कैन अगेन टेक जस्ट करी लीव 2 in the morning, 1 spoon of sprouted methi is sufficient for your calcium। या सीसम सीड, तिल के जो तिल है वो आप ले सकते हो, स्प्राउटेड वन, वो भी स्प्राउट करके ले सकते हो 1 चम्मच डेली। आल्सो अगर आप और कैल्शियम के बारे में पढ़ी हो, किसी का कैल्शियम इतना करने के बावजूद भी लो आ रहा है, तो आपको एक चीज करनी है जो वीकली 2 बार करनी होती है, वीक में 2 बार करनी होती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बता रहा हूँ, वो जिनमें कैल्शियम कम है। अभी मैं D3 पे नहीं पहुंचा हूँ। यस यू कैन यूज द बेसन का आटा है टोल्ड। अगर आप ये देखो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इतना वरी मत कीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपके पास ही जाएगी। तो उसमें मैंने बार बार बोला है बेसन का आटा, गेहूं का आटा, उड़द का आटा, तो आप वरी मत कीजिए, आपको मिल जाएगी। आप उसमें इलायची भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मेथी, करी लीव्स और उड़द ही है। तो उसकी जगह आप चेंज कर सकते हो। जो नेक्स्ट आ रहा है, अगर कैल्शियम बहुत ही कम है, आप जैसे कोई एक बंदा अगर 60 या 50-65 एज में ऑलरेडी पेन आ गया है, बहुत ही कम है, तब आपको क्या करना है, वीक में 2 दिन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। 1 लीटर पानी जो किसी भी मटके में भी नहीं होना चाहिए, स्टील उसमें लोहे में, तांबे में, पीतल में नहीं, सिर्फ स्टील में होना चाहिए, स्टील के बर्तन में ही 1 लीटर पानी होना चाहिए। उसमें आपको मेथी दाने जितना, जो हम कत्था चूना खाते उतना जो गोली चूने की है वो उसमें डाल के घोल लो उसको, क्योंकि आप ऐसे लोगे तो जलेगा, आपके बॉडी के अंदर जो टंग है वो उसमें बहुत इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन वो चूना घोल कर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और उस पानी को पूरे दिन थोड़ा थोड़ा, बाकी भी पानी पीना है पर थोड़ा थोड़ा करके, वीक में 2 दिन, यानी समझो आपने मंडे को किया तो आप करेंगे थर्सडे या फ्राइडे को, 2 दिन आपको फॉलो करना है। मेथी दाने जितना चूना, मैंने कहा मेथी दाना या मेथी दाने से थोड़ा बड़ा, छोटी सी गोली बना के पानी में घोल लेनी है। सिर्फ 2 दिन ही पीना है आपको, और 2 दिन पीना है, वो सफिशिएंट है। अगर आपको कैल्शियम की ज्यादा डिफॉर्मिटीज है तो
ये बहुत ही इजीएस्ट वे मैंने बताया। इसके अलावा देखो, आप अगर रागी खाते हो, अगर आप बाजरा खाते हो, अगर आप जो भी ऑफ कोर्स खाते हो, तो कैल्शियम तो मिलता ही है, लेकिन ये इंस्टेंट कैल्शियम बनाने के तरीके। अब आया विटामिन D3। देखो, विटामिन D3 एक ऐसा सोर्स है जो ज्यादातर दूध, पनीर, दही, मीट, जो भी है, मछली, नॉनवेज, इन सब में मिलता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको अगर D3 चाहिए, तो बहुत ही कम सोर्सेस है D3 की। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बेस्ट सोर्सेस बताऊंगा जो D3 के सोर्सेस है। तो जो D3 के सोर्सेस है मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगा, वन बाय वन, ध्यान से सुनिएगा। और हाउ डू यू चेक कैल्शियम इन द बॉडी, द ब्लड टेस्ट मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो में देख सकते हो कैसे करना है करके। तो जो D3 है, विटामिन D3, ऑफ कोर्स सनलाइट बेस्ट है, लेकिन हर बार आपने सबने देखा होगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में भी सनलाइट लोग कुछ तो लेते ही है, कुछ नहीं लेते, लेकिन फिर भी इतना D3 बढ़ता नहीं है। तो उसका कारण क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। साथ में ये भी जानना पड़ेगा कि इस D3 को कैसे बढ़ाया जाए। ये जो मैं कंपोनेंट बता रही हूँ, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट से भी ऊपर है, क्योंकि ये कर लिया तो कभी होगा नहीं, समझ रहे हो, और हो गया तो भी इनको करना सबसे पहले जरूरी है आपको। तो अगर आप अपना D3 बनाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट पहला सोर्स है ऑरेंज। ऑरेंज यानी ऑरेंज अगर आप लेते हो जूस तो बेस्ट है, लेकिन अगर खट्टापन के कारण अगर आप नहीं लेना चाहते, तो बेस्ट सोर्स है मशरूम। यानी अगर मशरूम अगर आप लेते हो, मशरूम का सूप लेते हो, मशरूम का अचार लेते हो, या मशरूम को सिर्फ कद्दूकस करके अगर आप पराठे में डाल के, रोटी में डाल के भी लेते हो, तो आप अपने D3 को मेंटेन कर सकते हो। इसलिए आपने सुना होगा कि जो मशरूम खाता है वो बहुत ज्यादा जवान रहता है। एक्चुअली जवानी का मतलब बाकी सब चीजों से नहीं है, ये जवानी का मतलब आपकी हड्डियों से है, बोन से। अगर आप काम कर सकते हो तो बेस्ट। तो मशरूम, ऑरेंज, ऑफ कोर्स कर्ड एक अच्छा सोर्सेस है, पर अगर आप नहीं लेना चाहते डेयरी प्रोडक्ट तो वो इशू है, आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यू आर टेकिंग, दैट्स ओके, बट यू शुड नॉट टेक, बिकॉज अगर आप सप्लीमेंट लेंगे तो आपकी बॉडी की नेचुरल खाने के अंदर से एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता घट जाएगी। जैसे मैं आपको बता, जो गरीब लोग हैं, गरीब नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि वो स्मार्ट लोग एक्चुअली, कि जो इतनी मेहनत करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, वो लोग खाना ही खाते हैं, उनकी बॉडी उसी खाने के अंदर से D3 कैल्शियम सब एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब आप एक बार सप्लीमेंट देना शुरू करते हो, तो बॉडी ऑटोमेटिकली इतनी वीक होती है इंटरनली। मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि वो सप्लीमेंट को ऑब्जर्व करने में डिले कर देती है। तो आप विटामिन D3 के लिए बेस्ट है, आप मशरूम लेंगे, ऑरेंज लेंगे, दही लेंगे, या अगर आपको नहीं फिट बैठता है तो 3 चीज है, 4 काजू, 4 काजू, 2 बादाम, 1 अखरोट। 4 काजू, 2 बादाम, 1 अखरोट, और 1 चम्मच सफेद तिल। इन सबको रात को भिगो दो। सुबह बढ़िया नाश्ता करने वाले हो तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल दो, यानी 1 गिलास जितना पानी डाल के बिल्कुल ग्राइंड कर दो, और इसको पूरा कपड़े में निचोड़ के इसका दूध निकाल दो, वो जितना भी खली उसको छोड़ दो, उसे पी जाओ। दैट्स द बेस्ट सोर्स फॉर द विटामिन D3, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट भी है, आपको ई भी मिलेगा, D3 भी मिलेगा। तो ये बेस्ट है कि आप अपने D3 के लिए मशरूम का कंज्यूम करें। आप ये वाला जिसको तिल बोला गया है, तो काजू और तिल के साथ जो दूध बोला गया है वो, और आप दही, और आप संतरा ले सकते हो अपने D3 के लिए। अब आया B12। तो B12 कैसे लेंगे आप? स्ट्रेन एंड ड्रिंक द जूस ऑफ इट, राइट। जूस ना कहकर उसको मिल्क कह सकते हैं, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। जैसे इसमें काजू भी है, बादाम भी है, बादाम को छील लेना, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया नहीं, बादाम को छील लेना, अखरोट को भी छील लेना, बाकी सब तो छीलने की कोई जरूरत नहीं है। 1 चम्मच तिल, 4 काजू, 2 बादाम, और 1 अखरोट आराम से भिगोकर इसका दूध बना के लेना है आपको। लेकिन नाश्ते के साथ, जब आप नाश्ता कर रहे हो, यस एवरी डे, अगर आपका D3 कम है, तो अगर आपका D3 बैलेंस हो गया, इफ योर D3 इज बैलेंस्ड, then no need to worry, you can stop, you can take in alternate day, you can take a weekly two times, आपको कोई वरी नहीं है। और बच्चों को भी पिलाइए, ये हाइट भी बढ़ाता है, और ये कैल्शियम को भी मेंटेन रखता है, तिल है उसमें, और D3 को भी मेंटेन रखता है। अखरोट है तो मेमोरी के लिए भी अच्छा है, बादाम है तो स्किन के लिए भी अच्छा है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बो है जो मैंने अपने पेशेंट को दिया, उनकी रिपोर्ट्स में D3 बढ़ा हुआ भी आया है। अब आता है B12, विटामिन B12। तो B12 एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही एनहेंस करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और पेन को रोकता है।
यानी पेन इन्फ्लेमेशन को रोकता है। तो B12 तो आपको मैं ये कह दूं कि जैसे कि समझो ये वायर है, ये जैसे कि वायर है अपने पास, ये वायरन की जो ऊपर वाली कवरिंग है ना, ऐसी आपके नसों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट को कवर करने के लिए B12 की जरूरत होती है, और जब ये कवरिंग घिसती है तो पेन बढ़ता है। तो न्यूरोपैथी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप क्या करेंगे, B12 को कैसे करेंगे? देखो B12 का भी सोर्स ज्यादातर तो एनिमल प्रोडक्ट में है, वो इसमें बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे बताऊंगा। दो तरीके से बताऊंगा, आप दोनों तरीके सुन लीजिए। पहला तरीका हो सकता है आपको सही समझ में नहीं आया या आप कर नहीं पाओ, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा। तो उस तरीके के करने से आपकी गैस भी ठीक हो सकती है, डाइजेशन भी ठीक हो सकता है, और B12 भी बहुत अच्छे से बन सकता है। आपको 2 रोटी बनानी है रात को। वैसे जो आप रोटी रात को बनाएंगे उसमें थोड़ा हल्का घी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा चुटकी अजवाइन और जीरा। वो इसलिए डालते हैं कि वो रात को बनाए कि सुबह खानी होती है। तो रात को अगर आप बनाओगे, अगर गैस नहीं करे तो वैसे बहुत बहुत बेस्ट है, आप उसे रात को बना दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ब्रेकफास्ट में वो 2 रोटी खानी है, ब्रेकफास्ट के साथ खानी है। आप सोचोगे ठंडा क्यों खाना, लेकिन वास्तव में अगर आप B12 के कंटेंट ही पेट में बनते हैं, यानी पेट के अंदर ही बनता है, तो अगर आप टॉक मेरा क्या हुआ, अगर आप ये करते हो तो ये बेस्ट वे है आपका B12 को बढ़ाने का। बासी रोटी, करेक्ट है, आप करेक्ट कह रहे हो, बासी रोटी के लिए। तो लेकिन क्या होगा कि इंटेस्टाइन में जब ये बासी रोटी जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी तो B12 बढ़ेगा, लेकिन गैस को भी ठीक करेगा। ये तो रोटी तो आटे से बनाना है, डेफिनेटली बासी रोटी आटे से बनाना है, लेकिन मैं अब यहाँ कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए आप। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप रात के पड़े हुए चावल भी सुबह खा सकते हो। वो थोड़ा वियर्ड ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन देखो इससे नेचुरल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखो मैंने बहुत चीजें जो अपने मतलब MD में भी मैंने एक्सपीरियंस की, उसमें देखा कि जो पुरानी चीजें थी वो बहुत हद तक सही थी, पर हम उससे चलते गए। आज हम ब्रेड को तो खराब नहीं मानते, ब्रेड जो 10 दिन की पकी हुई होती है हम उसे अच्छा मानते, लेकिन घर की रोटी जो बासी है उसको हम सोचते कि ये तो क्या है, ये तो गाय कुत्ते के लायक है, गाय कुत्ते तो मजबूत हो जाएंगे और हम वीक हो जाएंगे। तो आगे है, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आपको अपने खाने के अंदर फर्मेंटेड फूड का इंक्यूबेशन करना है। जैसे कभी आपने इडली ली, कभी आपने डोसा लिया, कभी आपने खमन ढोकला लिया, कभी आपने उत्तपम लिया। अगर आप ऐसी चीजों को भी ऐड कर लो, यानी कम से कम एक छोटी कोई चीज जो फर्मेंटेड हो। मैडम आरए के लिए सजेस्ट करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बार कंफर्म होने दो। ये एक ई लर्निंग कोर्स है, इसमें अगर मैं सिर्फ आरए का ट्रीटमेंट बता के चला जाऊंगा तो इज लाइक जस्टिफिकेशन नहीं होगा। अगर ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, अगर ये भी आप नहीं करेंगे तो भी आरए ठीक नहीं हो सकता, ये इफेक्टिव। क्योंकि आपका D3 B12 कैल्शियम अगर आप रहेंगे रखोगे नहीं मेंटेन, तो बाकी ट्रीटमेंट करना ही सही नहीं है। तो आप देखिए बहुत ही यूजफुल चीजें आपको प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्मेंटेड फूड आपको लेना है। अब आपको पता है फर्मेंटेड एक चीज और थी हमारे लाइफ में जो हमने बिल्कुल ही निकाल दी, और उसकी जगह हमने सॉस को ऐड कर दिया, वो था अचार। अब आप सोचेंगे अचार वैसे बैड है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन अचार एक सबसे बेस्ट फर्मेंटेड चीज है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि आप गोभी, ब्रोकली और गाजर तीनों को काट दो, और काट के आप उसको उसमें एक जार में भर दो। जार में भरने के बाद में, जैसे आपने जार में भर दिया, उसको पानी से ढक दो। उसको दूसरे दिन, थोड़ा सा आपने काटा ब्रोकली, गोभी और गाजर, दूसरे दिन सुबह आपको उसको निकालकर थोड़ा सा स्टीम करके खा लेना है। बेस्ट है, वो प्रोबायोटिक भी है और B12 के लिए बेस्ट है। अगर आप और इजी B12 के सोर्स सोच रहे हो तो बेस्ट है, मोरिंगा जो होता है यानी सहजन की फली की पत्तियां होती है, उसकी चाय आपको लेनी चाहिए या उसके पराठे खाने चाहिए। अगर और आप बहुत बिजी वर्कर हो, नहीं कर पाते हो इतना, तो सिर्फ मोरिंगा पाउडर अपने पास रख लो और 1 चम्मच डेली ले, सफिशिएंट है आपके लिए। आपका B12 बना रहेगा और आपका जो प्रिवेंशन ऑफ जॉइंट्स डिजनरेशन वो ठीक रहेगा, उससे आपकी समस्या नहीं रहेगी। अब आया, देखो हमने बहुत तीनों मेन कंपोनेंट बता दिए कैसे बढ़ाने। अब आया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का पेन कैसे ठीक करे आप। मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा यानी सहजन की फली का पाउडर, सहजन की फली यानी ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक के पेड़ की पत्तियों का पाउडर आपको
1 चम्मच ये डेली लेना है। इजीली मिलता है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अब आगे जो मैं बात कर रहा हूं वो है कि पेन को कैसे रिलीव किया। देखो आपके लिए हड्डियों को मजबूत किया, कैल्शियम दिया, D3 दिया ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो, B12 दिया। तो ये तो कंपोनेंट दिए बिना तो आप ट्रीट कर ही नहीं सकते। अब आया कि आप अपने नी जॉइंट को कैसे मजबूत करेंगे, यानी कैसे ठीक करेंगे। देखो अगर आपको एक्सरे में गैप बहुत कम है तो आपके पास पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी एक इलाज है, उसको कहा गया ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन के लिए मैं अपना कैमरा नीचे ले जाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे समझिए कि ये नी जॉइंट है मेरा, ये मेरा नी जॉइंट है और ये मेरा पैर नीचे है। तो मुझे एक हल्का सा वेट, यानी कि एक जो पहले 150 या 200 ग्राम का वेट मेरे एंकल पे बांधना है मुझे, और एंकल पे बांधने के बाद मेरे घुटनों को ऐसे ऊपर करना है, फिर वापस ऐसे नीचे ले जाना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर करना है, फिर वापस ऐसे नीचे ले जाना है, यानी कि उसे कहा गया ट्रैक्शन। आपको एक वेट जो होता है, पहले आप 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, आधा केजी, ऐसे अपना वेट उस एंकल पे बांध के धीरे धीरे पैरों, इससे ट्रैक्शन होता है। तो इससे आपको थोड़ा सा खिंचाव मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपने घुटनों के ऊपर एक, आप इसको नोट कर दीजिएगा, आप कोई भी तेल लो, चाहे तिल का तेल लो, चाहे सरसों का तेल लो, कैसा भी तेल ले लो, एक नारियल तेल मत लेना बस। तो उसको क्या करना है आपको, वैसे अखरोट का तेल भी अच्छा होता है लेकिन महंगा होता है, इसलिए बेस्ट है कि आप सरसों का और तिल का तेल लो। उन तेल को नी जॉइंट के ऊपर अच्छे से लगा लो, बहुत ही सही तरीके से आप उसकी मसाज कर दो हल्के हल्के हाथों से। फिर आपको बाजार से एक चीज लानी है, MgSO4, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये आप आराम से ले सकते हो। आप उसको, जो आप MgSO4 लाओगे वो आप 2 से 3 चम्मच गर्म पानी में, जैसे कि जिसमें टॉवल डिप हो सके गर्म पानी में, जैसे कि आपने 2-4 मगे गर्म पानी डाला है, उसमें 2 चम्मच MgSO4 डाल दो और हॉट टॉवल को निचोड़ कर अपने नी के ऊपर लगा दो, घुटनों पे लगा दो, सिकाई कर दो। ये बेस्ट है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का। MgSO4 के बिना आपको नॉर्मली हॉट वाटर पे नहीं करना, उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप MgSO4 के साथ करते हो तो ये बेस्ट है और फायदा भी आपको मिलेगा, अगर आप MgSO4 के साथ करते हो तो। तीसरा, अगर आप अपने नी जॉइंट्स के ऊपर एप्लीकेशंस करना चाहते हो तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे घर में सरसों होती है, जो मस्टर्ड होते हैं, वो आप 4 से 5 चम्मच ले लो, उसे पीस दो अच्छे से, पीसने के बाद उसको निकाल दो, और एक आपको मार्केट में मिलता है एप्सम सॉल्ट, यही एप्सम सॉल्ट ही मैं MgSO4 बोल रहा हूँ। जो आपने मस्टर्ड सीड्स को पीसा है उसके अंदर मार्केट में मिलता है जिंजर ऑयल, अदरक का तेल, 2 से 4 ड्रॉप अदरक का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल, और वो जो पीसी हुई सरसों है उसे मिक्स करके अपने घुटनों पे लगा, थोड़ा जलेगा जरूर लेकिन इतना इम्पैक्टिव है कि आपका दर्द और स्वेलिंग दोनों ठीक हो जाएगी। 7 दिन लगातार आप इसको करते हो तो आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत कम पेन हो रहा है, थोड़ा धीरे ही पेन हो रहा है, मतलब इतना लाइट है, ज्यादा नहीं है, तो भी आपको ये यूज करना चाहिए। वहां पे खून का दौरा बढ़ेगा और इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। 3 से ये तो देखो रिकॉर्ड हो चुका है, रिपीट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। फिर भी 3 से 4 चम्मच सरसों पीसी हुई पीस दो, 4 से 6 ड्रॉप जिंजर ऑयल और 1 चम्मच तिल का तेल, तीनों को मिक्स करके लगाना है। गर्म करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में गर्म होगा, आपको उसको हीट देने की जरूरत नहीं है। अब आती है नी जॉइंट एक्सरसाइज करना। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है तो आपको नी जॉइंट एक्सरसाइज भी करनी होगी। आपको टॉवेल रखना है एक, या तकिया रखना है नी जॉइंट के नीचे, और प्रेस करना है दोनों दोनों, जैसे आपने ये जॉइंट्स के नीचे आपने तकिया रखा और ऐसे प्रेस करना है आपको इस तरह से, यानी कि प्रेशर पड़ना चाहिए। आप ये एक्सरसाइज डेली करते रहो, आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। अब आता है गॉटी आर्थराइटिस, यानी अगर ये किसी भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। इसी तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, MgSO4 टॉवेल की आपको सिकाई करनी है और आपको ये मस्टर्ड का पैक बनाना है, 7 दिन लगातार लगाना है। अब आता है, अगर आपको गॉटी आर्थराइटिस है, यानी कि
यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए देखो सबसे इजीएस्ट है, प्लीज ड्रिंक मच एंड मच एंड मच वाटर। इससे बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी सब डॉक्टरी फेल है। अगर किसी ने अच्छा पानी पी लिया तो उसके घुटने तक कभी नहीं दुख सकते अगर उसने अच्छा पानी पिया तो आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो, पानी बढ़ाकर यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हो। अगर इससे भी अगर एडवांस जाना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वैसे ही सब में काम आता है, एसिडिटी में काम आता है, गैस में काम आता है, जॉइंट्स पेन में भी काम आता है, बहुत इजी है। वैसे सर्दियों में थोड़ा डिफिकल्ट होगा करने के लिए, लेकिन फिर भी सकते हो। आपको क्या करना है, एक खीरा लेना है, उसको 4 से 6 स्लाइस में काट देना है, ऐसे 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 जैसे सलाद की तरह काटते हैं। और एक नींबू या आधा नींबू ले लो, उसको भी स्लाइस में काट दो, 3-4 स्लाइस में काट दो, और उनको 1.5 लीटर पानी में कांच के जार में, यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी आप बर्तन नहीं ले सकते, कांच का ही बर्तन ले सकते हो, ये तो रिएक्टिव फेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रक्रिया हो जाएगी, लेमन है तो उसके अंदर समस्या हो जाएगी। आप क्या करेंगे, उसको सीधा डाल दो उसके अंदर कांच के जार में, और पूरी रात उसको ओवरनाइट रखो वहां पर। ओवरनाइट रखने के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उस पानी को छान लेना है, तो कोई उबालना नहीं है, बॉईल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। रात को सोते से पहले ऐसे काटा, खीरा डाला, स्लाइस नींबू डाला, ढक के रख दिया कांच के जार में। दूसरे दिन सुबह से फिल्टर करना है, पानी को रख दो, आधा दिन पूरा दिन जितने भी हो सके वो पानी पी जाओ। आप वो पानी पियोगे, देखो आपको पता है ना, कभी कभार आपने सुना होगा कि वात की वजह से, वायु विकार की वजह से पेन हुआ है, उसको वात विकार बोलते हैं, तभी भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो वात विकार हो, वायु विकार हो, एसिडिटी के कारण भी पेन हो सकता है, या फिर आपकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। अगर वो पानी आप पूरा दिन पी लेते हो, वीक में 2-4 दिन भी फॉलो कर लो, आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी। जैसे ही आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन खत्म, इन्फ्लामेशन रिएक्टिव ही नहीं हो पाएगी। इन्फ्लामेशन सिर्फ एसिडिक नेचर में हो सकती है, इसीलिए जंक फूड मना होता है। फीवर में, बीमारी में, आपने देखा होगा आज भी बीमार लोगों को हम कभी पिज्जा नहीं खिलाते, खिचड़ी खिलाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी एल्कलाइन बनी रहे, एसिडिक नहीं बनी रहे। तो आप ये एल्कलाइन पानी यही है, इससे बेस्ट एल्कलाइन वाटर है ही नहीं वर्ल्ड में। 2 तुलसी के पत्ते डाल दो तो और अच्छा है, अगर उसी पानी में 2 तुलसी के पत्ते डाल दो तो बेस्ट है। पर बेस्ट है कि इसके द्वारा आप पूरा जो डिटॉक्सिफिकेशन से अपनी बॉडी का कर सकते हो। एक चीज और है, एक चीज आप मेरे सामने देखिए, ये गोखरू आपको दिखेगा कांटे कांटे वाला, अगर आप देखोगे तो इसमें कांटे कांटे से है, इसको गोखरू कहा गया है। देखो ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई दवाई नहीं है, जैसे आया वैसे पैक किया हुआ है, इसलिए इसमें कांटे भी, डेंटल भी। देखिए इसे कहा गया है गोखरू। गोखरू जो गायों के खरों से आता है, नॉर्मल औषधि है, लेकिन इससे बेस्ट कोई नहीं। ये किडनी को डिटॉक्स करती है, ब्लड को डिटॉक्स करती है, यूरिक एसिड को कम करती है, और सबसे बेस्ट है कि ये आपके कार्टिलेज पे होने वाले ऑटो इम्यून जो कह सकते हैं अटैक है, उसको भी रोकती है। अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, बचना चाहते हो, जैसे बीपी को कंट्रोल करती है, किडनी को ठीक रखती है, तो बहुत सारे फायदे हैं। पर चूंकि ये ब्लड प्यूरिफाई करती है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप ये गोखरू जो है, ये कांटे वाला, अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है, बॉडी में ज्यादा ही दर्द हो रहा है, नीज में ज्यादा पेन हो रहा है, यूरिक एसिड ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाएगा, किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, इतनी सस्ता है। और आप चाहो तो ऑनलाइन मंगा लो, नहीं तो आप हमारे यहाँ से मंगा लो, वेलक्योर से मंगा लो, कोई इशू नहीं है। तो क्या करता है ये कि ये 2 चम्मच, ये जो है काटे काटेदार, 2 चम्मच रात को भिगो देना है, 2 गिलास पानी भिगो के रख दो। सुबह आप उठ जाओ, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, जो भी आपको करना है, इसे छान कर पानी जो है, जो पानी है उसे बॉईल कर दो, और छान के जब 1.5-2 गिलास रह जाए, गुनगुना पीना तो गुनगुना पियो, ठंडा करके पीना तो ठंडा करके पियो। 7 दिन तक पी के आप देखो, 7 से 10 दिन कमाल है, पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करो तो, लेकिन इससे बेस्ट सही मैं कह सकता हूँ। ये कॉस्टली नहीं है, ये बहुत इजीएस्ट मिलने वाली चीज, बहुत ही चीप, मैं सस्ता कहूंगा, लेकिन सस्ता कहने का मतलब ये नहीं कि इसका इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है, इसलिए इसके आगे भी नाम गो दिया है, यानी गायों का। तो आप सोच सकते हो जहाँ पे गायों का नाम दिया गया मतलब कितना पवित्र होगा वो। तो गोखरू अगर आप लेते हो तो ये आपके यूरिक एसिड को कम करेगा, ये आपके आर्थराइटिक इम्पैक्ट को भी कम करेगा, आर फैक्टर में इसका भी आगे आएगा, लेकिन आप बेस्ट है कि गोखरू को लो। तो गोखरू लेने से आप अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हो, आप अपना वो कुकुम्बर, लेमन,
एल्कलाइन वाटर से आपका यूरिक एसिड कम कर सकते हो। और तीसरा जो आता है वो आता है ग्रीन कोरिएंडर वाटर, यानी हरे धनिये का पानी। तो आप हरे धनिया 4 से 5 डंडल ले लो, शाम को उसको ग्राइंड कर दो, 1.5 गिलास पानी डाल दो, बढ़िया सा ड्रिंक बना दो, उसमें काला नमक हनी सब डाल दो। English name of Gokru is the Gokru itself. So if you type the Gokru on the Google, you will get information about it. So no issue, because the Indian name is Gokru. इसका जिस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो सेम है, हाँ, बॉटली का नेम अलग है उसका। तो मैं जो कह रहा था कि जो कोरिएंडर्स है उसका पानी आपको 4 बजे पीना है। 2 से 4 डंडल आप ग्राइंड कर दो, लेमन डाल दो, बढ़िया काला नमक डाल दो, हनी डाल दो, अच्छा सा ड्रिंक बना के शाम को पियो। इससे आपका पेट भी साफ रहेगा और आपका यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, वात विकार भी कम होगा। तो ये था आपका कोरिएंडर वाटर यूरिक एसिड को कम करने के लिए। अब आता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट, यानी आर्थराइटिक का मेन ट्रीटमेंट। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आर्थराइटिक एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी जो अपने आप से होती है, जो ऑटो इम्यून अटैक होता है आपकी सेल्स पे, मेम्ब्रेन्स पे, उससे होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ऑटो इम्यून चीजों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी ऑटो इम्यून जो जो कंट्रोलर है उसको कैसे करोगे? ब्रेन से। तो ब्रेन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने सभी केस में देखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 4 मेन कारण आए। पहला आया, सबसे जो मेन आया वो था स्ट्रेस, तनाव। इससे सोरियासिस हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखना आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आया स्ट्रेस, दूसरा आया जेनेटिक रीजन, तीसरा आया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि जंक फूड खाना ये वो, और चौथा आया इमोबिलिटी, यानी कोई काम नहीं करना, बस पूरे दिन जॉइंट्स को सहेज कर रखना, ना इनको चलाना, ना इनको मोबाइल करना, ना इनसे काम लेना। अगर ये 4 चीजें नहीं कर रही हो, 4 चीजें मेन कॉज है इस लाइफ में आर्थराइटिक को प्रमोट करने के लिए। तो पहले अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस कंट्रोल करना है तो ऑटोइम्यून कंट्रोल करना है, तो स्ट्रेस कंट्रोल करना है, आपको योग निंद्रा करनी है। योग निंद्रा बेस्ट योगा अगर देखा जाए तो आर्थराइटिस के लिए सिर्फ प्राणायाम, यानी कि आप शुद्धिकरण प्राणायाम, जिसको शुद्धि प्राणायाम कहते हैं, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, वो प्राणायाम और योग निंद्रा, ये 2 ही चीज ऐसी बेस्ट है कि आपको वो करनी चाहिए, आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। योग निंद्रा आप किसी भी तरह से कर सकते हो, यूट्यूब से निकाल के भी कर सकते हो, विशाल पावा की है या श्री रविशंकर की है या वेलक्योर की भी है योग निंद्रा, आप वो भी कर सकते हो डेफिनेटली। पर मुझे नहीं लगता कि उसके सामने कोई ट्रीटमेंट है। देखो, बीइंग ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं तो डॉक्टर्स आर वेरी फॉन्ड टू बी गिवन मेडिसिन, लेकिन मैंने जो आज तक एक्सपीरियंस किया है कि जिन्होंने योग निंद्रा की है उनको तो बाकी बीमारी तो छोड़ो, आर्थराइटिस तो छोड़ो, कोई बीमारी होने के चांस ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन पे और अपने ऑटो इम्यून सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया। प्लीज ट्राई योग निंद्रा। आप दवाई में इतना इंटरेस्ट मत रखिए, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर आपने मेरी योग निंद्रा देख ली तो कर ली तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। तो पहला है योग निद्रा, दूसरा है खान पान। आर्थराइटिक को कंट्रोल करने के लिए, ऑटो इम्यून को कंट्रोल करने के लिए खान पान ठीक करना चाहिए। तो खान पान में क्या आएगा? देखो, उसका फॉर्मूला है RCL, आप लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, सबसे पहले लिखो R, बीच में C, लास्ट में L। R का मतलब होता है कि ब्रेक, अगर आपको आर्थराइटिक हो गया तो, और वीक में आप 2 दिन भी फॉलो करो उसको, अगर आपको आर्थराइटिक नहीं है तो भी, ताकि हो नहीं आपको। R का मतलब होता है सुबह आपको नाश्ते में सब कुछ रॉ खाना है, यानी सभी फ्रूट जूस, नट्स जो रॉ, जो आप नहीं पकाते, और खीरा टमाटर जो भी, मतलब सलाद है, ये है, ब्रोकली है, ये है, फ्रूट्स, तरबूज खरबूज पपीता अमरूद, जो भी, ये सब रॉ खाना है। R। C का मतलब है दोपहर में आपको कुक खाना है। कुक का मतलब, C का मतलब कुक, कुक का मतलब पका हुआ, लेकिन पके हुए में कैसे होगा? पहला कटोरा आपको लेना है सूप, किसी का भी सूप लो, मैं मशरूम लूंगा तो बेस्ट है। दूसरा कटोरा लेना है आपको दाल, जिसमें आप मूंग की दाल लो तो बेस्ट है। तीसरा कटोरा आपको खानी है सब्जी, जिसके अंदर अगर आप ऐसी सब्जियां लो, जैसे कि अगर आपने कह सकते कि कभी अमरूद की सब्जी बनाई, या कभी टमाटर और इसकी बथुए की सब्जी बनाई, या मेथी की बनाई, तो चलता है। तीसरा कटोरा सब्जी आपको ऐसे खानी है, आपने सूप पिया, दाल की सब्जी खाई, चौथा आपने सलाद खाया 1 प्लेट, पांचवा आपने रोटी, और छठा आपने सब्जी खाई, यानी रोटी सब्जी से लास्ट में जाएगी वापस। ऐसा आपको कुक खाना है, ये वेट भी आपको मैनेज करेगा।
लास्ट में आता है एल। एल का मतलब है लिक्विड। रात को आपको लिक्विड डाइट लेनी। देखो मैं कैसे लेता हूँ, मैं आपको सीधी बता दूं कैसे लेता हूँ। मैं 2 कटोरी दाल बना लेता हूँ या मंगवा लेता हूँ, वो डाल के उसमें ऐसे मुट्ठी भर के ओट्स डाल लेता हूँ और ऐसे ऐसे हिला के थोड़ी देर में पक जाता है। इज सेमी लिक्विड काइंड ऑफ थिंग। कभी आपने ओट्स डाल दिए, कभी आपने उसमें दलिया डाल दिया, कभी आपने उसमें ज्वार का या जौ का, कभी आपने बाजरे का डाल दिया। यानी आपको रात को दोपहर में खा लो जो आपकी मर्जी है, जैसी सब्जी बनानी है सीक्वेंस वही रहेगा जो खाना है। शाम को आप एल यानी लिक्विड लोगे। अगर आप और सूप वूप ले रहे हो, दाल सूप ले रहे हो, सिर्फ दाल ही पी रहे हो तो बेस्ट है, वेट भी कम रहेगा, बाकी बीमारियां भी नहीं होगी, पर आर्थराइटिक में बहुत फायदा मिलेगा। सुबह आपको रॉ लेना है, दोपहर में आपको कुक खाना है, और शाम को आपको एल लेना है। एल मतलब सेमी लिक्विड और लिक्विड लेना है। तो ये आ गया डाइट। अब तीसरा आता है कि आपको क्या करना है। जैसे समझो आपको आर्थराइटिस सीरियस हो गया, हाथों पैरों में हो गया है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो आपको ये एक तेल है, मैंने तो बनाया है। क्योंकि आपको कैसे बनाना है, मैं इसमें तो बहुत सारी जड़ी बूटियां है, इसमें भांग भी हमने डाली है और धतूरा भी डाला है, क्योंकि वो एनाल्जेसिक है, बहुत फायदा करता है, इसलिए मैंने इसका नाम पेन ऑयल दिया है। पर आपको कैसे बनाना है, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, वैसा ही बना लो, इजी है। आप ये समझिए कि आपने 100 ml सरसों का या तिल का कोई भी एक तेल लिया, 100 ml, उसमें आपने 2 चम्मच मेथी डाल दी, पूरी कूट के मेथी डाल दो, 2 चम्मच कूट के। उसी के अंदर लहसुन डाल दो, 10 से 20 ग्राम कूट के। लहसुन डाल दी, मेथी डाल दी, तिल या सरसों का आपने तेल ले लिया था, उसके अंदर आपको कम से कम 10 पीस लौंग, जो लविंग होती है, वो आपको कूट के डाल देनी है। उसके बाद में उसको अच्छे से गर्म होने दो। गर्म होके जब चीजें तो आपको लग जाए कि अब स्मेल हो गया, गर्म हो गया, तो उसे ठंडा कर दो। ठंडा जब हो जाए तो उसके अंदर आपको नीलगिरी ऑयल डालना है। नीलगिरी ऑयल 30 ml, नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस ऑयल 30 ml डालना है, और उसके अंदर कैंपर डालो। बिल्कुल ठंडा सा अच्छा सा तेल बन जाएगा, बढ़िया हाथों पैरों पे लगा लो। और मैंने आपको कहा था एप्सम सॉल्ट, उसी एप्सम सॉल्ट की गर्म पानी से आपको सिकाई करनी है जहां जहां आपको दर्द होता है। इतना तेल काफी है, इससे बेस्ट कोई तेल ही नहीं है, इतना सफिशियंट है। अगर ये तेल लगा के अगर आप सिकाई करते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट काम करेगा आर्थराइटिक में। अगर और भी और आर्थराइटिक सीवियर है, अभी भी पेन नहीं जा रहा है, तो मेरे पास एक चीज और है। देखो मैं ये लीव्स लेके आया हूँ नीरगुंडी की, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरे हाथ में लीव्स है, ये नीरगुंडी की लीव्स है। देखो ये नीरगुंडी का पाउडर भी मेरे पास है, नीरगुंडी पाउडर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, नीरगुंडी की सिरप भी आती है, पाउडर भी आता है, पौधा भी आता है। अब आप जो भी आपको इजिएस्ट लगे आप कर सकते हो। निर्गुंडी थायराइड में भी काम आती है, लेकिन आर्थराइटिस में तो बहुत ज्यादा काम होती है। जिनको बैक का आर्थराइटिस है, बैक पेन है, या जिनको आर्थराइटिस का इम्पैक्ट पीछे ज्यादा आ रहा है, उनके लिए तो रामबाण है। इसका हलवा भी बनता है पत्तियों का। हलवा कैसे बनता है कि इसकी जो 150 ग्राम पत्तियां है, उससे आप पानी में उबाल लो, 1 लीटर पानी में उबाल, जो पानी निकलता है बस उसको सूजी में डालना है और हलवा बनाना है। बहुत ईजी है, पर इतना नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पाउडर ही ले लीजिए या सिरप ले लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। पाउडर है तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ में। पत्तियां है तो 3 से 4 पत्तियां ऐसे तोड़ के खा लो, अगर गमला घर पे उगा सकते हो तो। कॉल निर्गुंडी, वापस में नाम ले रहा हूँ, निर्गुंडी, ठीक है। निर्गुंडी बेस्ट ट्रीटमेंट है बहुत सीरियस पेन के लिए। अगर उसके बाद में भी हड्डियों में कैल्शियम नहीं बन रहा है, सब कुछ कर लिया, दर्द नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यस इस4RA, तो आप ये ले सकते हो। देखो इसका क्या नाम है, हड़ जोड़। देखो आपका ये पौधा बना हुआ है, कैसा लगता है जैसे किसने हड्डियां जोड़ी हुई हो। बहुत पुराने जब राजा महाराजा घोड़े और हाथी से गिरते थे, उनकी हड्डियां टूटती थी, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे लंगड़े घूमते थे, ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस अभी आया, पहले ये यूज होता था बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, हड्डियों को ठीक रखने के लिए। आप अगर इस पौधे को घर पे उगाते हो ना, तो इस डंठल को थोड़ी सी तोड़कर आप चटनी में मिलाइए, चटनी बनाइए, पुदीने की, धनिए की, हरी मिर्च की बढ़िया चटनी बनाइए, सब घर पे खाइए। सबकी हड्डियां भी मजबूत रहेगी, बच्चों की हाइट भी बढ़ जाएगी, आर फैक्टर भी चला जाएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, हड़ जोड़, हड्डियों को जोड़ने वाला। तो ये तब लिया जाएगा जब अगर कोई इस तरह का हड़ जोड़ आप चटनी बना के ले तो ठीक है, वरना अगर आप इसे पाउडर की फॉर्म में लेते हो तो आपको आधा चम्मच रात को दूध में उबालना है। पर अगर आप दूध नहीं पीते हो तो आधा चम्मच पानी में उबाल लो, छान के पी लो ठंडा करके, बस इतना ही। लेकिन मैंने देखो फिर भी आपको बताया कि अगर आप चटनी बनाओगे, हमारी
बिक्री कम होगी, लेकिन प्रकृति की बिक्री ज्यादा होगी। घर गमला होगा, उसमें से थोड़ा सा आप तोड़ोगे, आपके सामने प्योर मिलेगा, आप उसे घर में चटनी बनाओगे, टेस्ट से खाओगे, जैसे हम मेथी खाते वैसे ही, तो वो कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो एक नेचुरल चीज और है, उसका पौधा भी मेरे पास है। देखिए, हाँ, निर्गुंडी हटजोड़ दोनों ले सकते हैं, दोनों सप्लीमेंट अच्छे हैं, और ये वही सप्लीमेंट है जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। देखो, ये मेरे सामने एक पौधा और है, इसके फ्लावर मैंने ड्राई करके इस पे भरे हुए, इसके फ्लावर व्हाइट कलर के आते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। तो ये जो मेरे हाथ में है, इसको कहा गया है हर श्रृंगार, इसे कहा गया है हर श्रृंगार। इसमें सफेद सफेद फूल आते हैं, वो अभी इसी सीजन में आते हैं। तो जो इंसान दीपावली के एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी से लेकर फरवरी महीने तक अगर इसके फ्लावर पीता है, इसके फ्लावर की चाय पीनी, देखो इसमें ये फ्लावर है, ये जो है कुल फ्लावर्स है, ये 4-6 आप ताजे भी ले लो। अगर आपको यस यस यू कैन टेक वाइल टेकिंग एनोल मेडिकेशन, हम इससे बात करेंगे, पहले आप सुन लीजिए। तो वो फ्लावर आपको 4 से 6 1 कप पानी में बॉईल कर देने, शाम को 4 बजे के आसपास, और चाय की तरह छान के पी जाना है। अगर आप ड्राई फ्लावर लेते हो तो आधा चम्मच फ्लावर आपको बॉईल करना है 1 कप पानी में, और बॉईल करने के बाद चाहो तो लेमन, नींबू, काला नमक, शहद, पुदीना, जो भी आपको टेस्ट के लिए डालना है आप डाल के ले सकते हो। ये आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करेगा। तो आप ये मान लीजिए कि इससे बेस्ट स्टेरॉइड प्रॉपर्टी वाली तो दवाई नहीं। हर सिंगार के फ्लावर से बेस्ट, हर सिंगार बताया, निर्गुंडी बताया, हरजोड़ बताया, गोखरू बताया, ये सभी के सभी आर ए फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, आर ए फैक्टर को ट्रीट करते हैं, उसके उसके पेन्स को, उसकी स्वेलिंग को, उसके ऑटो इम्यून प्रोसेस को कम करते हैं। अगर देखो फिर भी घर में कोई बहुत बुजुर्ग है, बहुत वीक है, और वो ठीक नहीं हो रहा है, ये सब चीजें तो आप अगर ठीक हो तो भी कर सकते हो। मेरी बात समझो, प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये बीमार होंगे तो ही करनी। निर्गुंडी कभी हफ्ते में 2 बार लो, हरजोड़ की चटनी हफ्ते में 2 बार खा लो, ब्रेड ब्रेड किसी के साथ, रोटी के साथ। हरसिंगार की चाय कभी 10 दिन में 2 बार पी लो। No, no, lupus and R is not same, but the lupus is also an autoimmune disorder and it's also having the same thing. But lupus का organ पे भी impact होता है, जैसे कि lupus के अंदर swelling भी आती है, joints pain भी हो सकते हैं, लेकिन vomiting भी हो सकती है, fever भी हो सकता है, kidney पे असर हो सकता है, कि nephrons के system symptoms भी आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आर थोड़ा अलग है, जिसका ज्यादातर हम बोन के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं। अगर आपका कोई घर में बहुत बुजुर्ग नहीं ठीक हो रहा, तो ये जो गोलियां है महायोगराज गूगल, ये गोलियां एक सुबह एक शाम आपको उनको देनी है, अगर उनका पेन ठीक नहीं हो रहा है तो, इन सब के बाद में। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनका पेन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छे पेन किलर एनालासिक ट्रीटमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो मैंने आपको आर ए फैक्टर की डाइट भी बताई, और मैंने आपको आर ए फैक्टर का ट्रीटमेंट भी बताया, हर्ब्स भी बताई, मैकेनिज्म, प्रोसीजर, सब कुछ बताया है। आप अगर इतनी चीज भी कर लो तो प्रिवेंट भी कर लोगे, अपने आप को ठीक भी कर लोगे। ये सब सब खेल आप देखिएगा, आप किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे तो ऑर्थोपेडिक क्या, सब डॉक्टर के पास वो बड़े अच्छे हैं, पर वो आपको सप्लीमेंट ही देंगे, क्योंकि वही पहला ट्रीटमेंट है, कैल्शियम देंगे, B12 देंगे, D3 देंगे, उसके साथ आपको पेन किलर देंगे, इससे ज्यादा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। लेकिन आपके पास तो यहाँ ट्रीटमेंट है, हड़जोड़ भी है, हड्डियों को मजबूत करेगा, निर्गुंडी पेन को ठीक करेगा, हरसिंगार ऑटो इम्यून को ठीक करेगा, गोखरू डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ऑयल है वो आपके पेन और स्वेलिंग्स को कम करेगा, जो आप एप्लीकेशंस कर रहे हो वो भी आपके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रोकेगा। तो ये जो पूरा था, ये पूरा का पूरा आपका आर्थराइटिक के ऊपर था। बहुत मैंने समझाने की ज्यादा कोशिश की है, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट पार्ट पे ज्यादा टाइम दिया है। तो अगर आप इतना भी कर लो, इसमें अगर आप, मैंने अल्कलाइन वाटर भी बताए हैं आपको, B12 D3 भी बताए, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हो, उसमें कुछ चीजें भी सर्टेन फॉलो कर लेते हो, या महीना बना के, भाई इस महीने में मैं निर्गुंडी लूंगा, अगले महीने में हड़जोड़ लूंगा, अगले महीने में चूने का अल्कलाइन वाटर लूंगा, अगले महीने में गोखरू पानी पीऊंगा, तो भी सफिशिएंट है, अपने आपकी बोन्स को याद को ठीक कर सकते हो। तो जहां तक था, मैंने आर्थराइटिक आपको टॉप से बॉटम बताया है, और उसमें सबसे ज्यादा फोकस मैंने आपके ट्रीटमेंट पे किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझा भी होगा। पूरी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं करना है। और जो मैंने आपको सर्दियों में जो मैंने पाक बताया है, कैल्शियम पाक, वो तो आपको बनाना ही बनाना है। वो इसलिए बनाना है, चाहे आप सही हो, पेन है नहीं है, उसका कोई कारण नहीं बनता, आपको वो बनाकर उसका आपको सेवन करना है सिर्फ सर्दियों तक। ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जानवी, कैन यू हियर मी?
Yes, Dr. Vanda. Yes, so I am concluding here. So if anyone has questions, they can ask me right now. Okay, so I can see a lot of questions in the chat box. मैं एक एक करके आपसे पूछ लेती हूँ. अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं ना, तो बस एक बार मुझे बता दीजिएगा. Okay. So Deepthi is asking, sir, for lupus also having same symptoms like RA, so what is the reason? I answer because both are the autoimmune disorders. It's like a same, like a COVID and the normal a normal viral infection also have same symptoms, but both have difference, no same way. Yeah. Hello. Yes, I think you have covered most of the questions here. I'm just gonna scroll down. Okay, so Savita is asking, जिनकी एज 70 प्लस है और नी में इन्फ्लेमेशन पेन एंड गैप होगा, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको अगर अगर वो थोड़े ठीक है, मोबाइल कर सकते हैं, तो मैंने जो बताया पूरा टॉप टू बॉटम, गोक्रू है, निर्गुंडी है, हरजोड़ है, हरसिंगार है, MGSO4 का जो एप्लीकेशन, वो सब कर सकते हैं. लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा वीक है, ये सब नहीं कर पा रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो महायोगराज गूगल भी ले सकते हैं. ओके. श्रीराम इज आस्किंग हाउ मच चूना. मेथी दाने जितना मैंने बता दिया था. अच्छा, कांक्षा इज आस्किंग, कैन वी यूज सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम एंड विटामिन डी? जो मैंने सप्लीमेंट से वो लास्ट में बता दिए थे, उन्होंने पहले ही पूछ लिया था ये. तो जैसे हरजोड़ एक सप्लीमेंट है, वो यूज कर सकते हैं, उनको यूज करने की जरूरत नहीं है. Okay. Okay, Shriram is asking, what about probiotics? प्रोबायोटिक्स आई सेड कि कैसे आपको फर्मेंटेड फूड लेना है, वो आपको कंज्यूम करना है, सेम ओनली आई हैड आंसर. Okay. The tablet name is Mahayogaraj Google. Mahayogaraj Google. Okay, Shriram is asking, why are the doctors telling to avoid fermented food? क्या होता है कि अगर आप फर्मेंटेड फूड लेते हो ज्यादा मात्रा में, एक्सी मात्रा, तो आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है, और ब्लोटिंग होगी तो वात विकार होगा, और वात विकार होगा तो भी आपको पेन इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं. इसीलिए मैंने कुछ कुछ चीजें बताई है, वही करनी बेटर है. जैसे कि अगर वो रात की रोटी सिर्फ एक बार खा लेते तो सफिशियंट है. कुछ कुछ कंटेंट बताए वही लेने. बाकी ज्यादा फर्मेंटेड हर बार खाएंगे तो समस्या करेंगे. जैसे कि कोई लोग वड़ा पाव खाते हैं तो मैदा है, वही फर्मेंटेड है. पफ है तो फर्मेंटेड है. ब्राउन ब्रेड है तो फर्मेंटेड है, इस तरह से. Okay, Nitika is asking, can we take alkaline water in winters? Yes, you can take. गुनगुना कर दो थोड़ा. Okay. Okay, Shriram is asking, when will we see the difference? अगर आप कांस्टेंट करते हो उन सब चीजों को डाइट के साथ, जो मैंने D3 B12 बताया, उससे पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. देखो इसके लिए तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा जानवी. फिर जब तक आप PTS टेस्ट नहीं कराते, आर फैक्टर, ANA, CRP, तो आप पहले कंफर्म ही नहीं कर पाते कि आपको क्या एक्चुअली. देखो दूसरी प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है. हमने तो आर्थराइटिक का टॉपिक लिया है, बट डजंट मीन कि हर बार नी में पेन आर्थराइटिक के कारण ही हो सकता है. लिगामेंट टियर भी हो सकता है, कुछ लिगामेंट इश्यूज भी हो सकते हैं. तो आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है. फिर आप करोगे तो डेफिनेटली आप उसको रिजल्ट मिलेंगे. Next is painkillers effect lasts for only 8 hours. How to reduce painkillers for RA? मैंने आपको बेस्ट पेन किलर दे दिया है कि अगर आप निर्गुंडी लेते हो तो पेन किलर ही है वो. अगर आप महायोगराज गूगल लेते हो तो भी पेन किलर है वो. और ऑयल एप्लीकेशन के साथ MGSO4 लगाओगे तो भी पेन किलर है वो. Okay. Uma is asking, if RA is negative and still a lot of inflammation and pain, can I follow this? यस, यू कैन फॉलो, बिकॉज इसके अंदर ये नहीं है कि ये आरए के लिए काम है, लेकिन सब, इसलिए मैंने पहले B12 D3 से शुरू किया था, ताकि आप सभी कंपोनेंट को पूरा करो.
ठीक है, Uma is asking what all foods to avoid for inflammation. जंक फूड, बाकी घर का सब खाओ, बस ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। ठीक है, Nitika is asking my RA factor is 46 and vitamin D is 19. So what should I treat first? पहले विटामिन डी को ट्रीट करो, क्योंकि आए तो आप रॉ डाइट से भी अपने आप को नीचे ले जा सकते हो इन्फ्लामेशन, लेकिन D3 अगर कम हो गया तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। Yeah, Shriram is asking my RA factor is 9.7. Is this treatable? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल, इतना ज्यादा वरी नहीं। Yeah. Next is morning stiffness. What to do? सेम MgSO4 की, वो मैंने जो तेल बताया घर पे बनाने का, इस चीज में रिकॉर्डिंग में है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो बताया है। उस तेल को लगा के आपको MgSO4 को हॉट टॉवल एप्लीकेशंस करना है, स्टिफनेस चली जाएगी। ठीक है अनिल, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है डॉक्टर गोविंदा के साथ तो मैं उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी, फिर आप उनसे 1-to-1 बात कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में। Okay, one question is dairy products will increase pain. Is it true? यस यस, सम टाइम इट विल बी इंक्रीज पेन, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट का ज्यादा जिक्र नहीं किया है। अगर आप पूरे सेशन में देखेंगे तो मैंने कहीं एक थोड़ी जगह पे थोड़ा हल्का घी और दही का किया है, बाकी कहीं जिक्र नहीं किया। Okay, Jigna is asking patellofemoral osteoarthritis भी क्योर होगा? पटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, हेलो। हाँ, तो वो भी क्योर हो सकता है? हाँ क्योर हो सकता है, देखो फॉर्मूला और मेथड यही रहेगा, इससे बस इसमें आपको एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है, बाकी ये पूरा अप्लाई करना है अपने उसके ऊपर, आप उससे ठीक हो जाओगे। ठीक है, Shriram is asking I have changed my diet to veggies, fruits and millets and no dairy. Is this okay? ओके। Okay, Ulka, can you retype your question? I cannot see it in the chat. So Savita is asking PTS test. Please explain. PTH पैराथायराइड हार्मोन ब्लड से होगा। ठीक है, Akansha is asking, sir, I have pain in lower back after C-section, so the solution will remain same. या सेम, बट बेटर है कि आप ऑयल एप्लीकेशन और इसके साथ MgSO4 का एप्लीकेशन कीजिए, और ये भी अगर आप लेते हो हरजोड़ निर्गुंडी तो आराम पड़ेगा आपको वैसे तो। Okay, Sita is asking any substitute for garlic in oil? नो, राइट नाउ नहीं है, फिर भी अगर उसमें लविंग की मात्रा बढ़ा दो तो ठीक है, जैसे लौंग आपने 10 रखी तो 20 कर दो। ठीक है, Uma is asking any specific exercises for RA? नहीं यार, ये जब होता है तो एक्सरसाइज को थोड़ा रिजिड किया जाता है, क्योंकि वहां स्टिफनेस और पेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो पहले आप उसे कह सकते हैं कि उसे ठीक कीजिए, इन्फ्लामेशन को ठीक कीजिए। इन्फ्लामेशन के साथ एक्सरसाइज ठीक नहीं है, ये बहुत 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 समझने की जरूरत है। इवन इन्फ्लामेशन ठीक हो जाए तो हल्की हल्की आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, वो ठीक है। Okay. Shriram is saying my HLA-B27 is positive, but no pain in back or spine. So is this ankylosing spondylitis? यस, इट्स दैट, बट ये हो सकता है कि सिम्टम्स के बिना है, तो आपको अभी से प्रिवेंटिव यानी अभी से ये सब चीजें शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके समस्या नहीं आए। Okay. Okay. Shriram is saying doctor says RA starts from fingers. I have pain and swelling on knees and ankle only. So is this RA? नो नो नो, आई सेड ना इट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिंगर, बट यूरिक एसिड भी हो सकता है, दूसरा कारण भी हो सकता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फिर ही कंफर्मेशन पे जाइए। Okay. Jayita is asking herbs oil for pain का description आई मिल ऑलरेडी सकता है? बता दिया है, उसको बता दिया है। ठीक।
Okay, Uma is saying I am not sleeping at all since 8 years from the day RA started. Any solution? योग निद्रा बताई है मैंने, सबसे पहले ही टॉपिक मेंटल पीस का बताया। Yeah. Ulka is asking inflammatory food to avoid. वो था, उन्होंने खुद ही बता दिया था कि मैंने डेयरी प्रोडक्ट बंद कर रखे बाकी सब ले रही, तो वही आंसर है उनका। ठीक है। Sita is saying I am in Africa and it's very warm here. Any precautions about methi halwa? यस, ये प्रिकॉशंस होनी चाहिए। इसमें खसखस डालनी पड़ेगी उनको, खसखस, उसको पॉपी सीड्स बोलते हैं, वो उनको 2 चम्मच डालने पड़ेंगे, नहीं तो वो तो गर्म कर देगा उनको। So Ulka has raised hand, तो हम उनको अनम्यूट करने के लिए कह दें? यस। ठीक है। So Ulka, I'm तो asking you आप to unmute. क्वेश्चंस ले लो पहले, क्योंकि वो उनके क्वेश्चन वैसे बहुत सारे आ रहे, एक बार सब फिनिश कर देते फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है। So Sita is asking along with methi, khaskhas to add along with methi. यस। Okay. About the weight solution, this learning won't be help you. We will take another chapter for that. Okay, and how much khaskhas? 2 spoon. Shriram is asking, does RA involve No. sudden loss of weight? No. Okay, Jigna is asking, plantar fasciitis, I guess, will also get healed? Yeah, it will get healed, but this is actually, that is a different problems. So better, because ये तो बहुत एक पर्टिकुलर एरिया पे है ना, तो बेटर है कि इसके लिए एक्यूपंक्चर अगर आप ट्राई करो तो बेस्ट है, और कोई रिफ्लेक्सोलॉजी रेमेडीज है जैसे मोब्जाबिशन से, तो बेटर रहेगा। Okay. So Shriram is saying I lost 10 kgs in 20 days. Then she have to go for the other test, which may be the some kind of serious problem inside the body. Have to go for that one cancer test also, and TB. Okay. Nitika is saying I have lower back pain, so what should I do? I had explained well about everything, which we are applying here for the back and knee and other joints. Same, all they have to apply to back and hot towel, and they have to take this all the remedies treatment, which I explained here. Okay. Sita is asking, how about green tea? Can take. Okay. Dr. Israel is asking how to bring down RA factor. The whole chapter was on that only. If you are taking the Gokru, alkaline water, Nirgundi, Harchod, Harsingar, RA factor नीचे चला जाएगा। Okay, Jigna is asking, sir, kidney में stones हैं, so can I take all this? Yes. Only Harchod avoid करें। I think हमने most questions cover कर लिए। Okay, Shriram is asking, does diabetes cause? No, not relevant. Actually, these are not relevant. अगर होता तो मैं पहले ही बोलता, diabetes can cause the arthritis. तो जितने भी diabetic पेशेंट सभी arthritic पेशेंट बताते हैं ना, ऐसा होता नहीं। इम्यूनिटी वीक होती है, of course है। Okay, Uma is asking, is thyroid also a cause? I had explained first only to test the thyroid. Okay. Okay, so Shriram is asking, why is antibodies attacking healthy cells? I had explained. They can't recognize actually when they'll see the video,
from top to end, they will get all the answer because everything is included. And explain what the mechanism, why it was so on. तो हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग 1 या 2 दिन में शेयर कर देंगे। सो आई Yes, रिक्वेस्ट yes. ऑल ऑफ यू कि एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। Yes, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया है the mechanism of attacking cells on the synovial membranes. Okay, Sita is saying I have leaves in Harshinger right now, no flowers. Can I use green leaves? Okay, use, but better you have to use flower. Yes, Savita is asking, is Mg sulfate and Epsom salt are same? Yes, magnesium sulfate and Epsom salt are same. Nitika is asking, is 46 RA factor something to worry about? Actually, not to worry, but you have to be alert. ज़्यादा है, फिर भी alert होना है. If we are on aspirin, can we take these powders? Yes. Yes, Sita is asking, are dry flowers available? Yes. Okay. ठीक है, चैट में और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। Okay, Janvi. So thank you so much once again, and thanks to Valcure also providing me the stage. And I hope I had puts my effort lots behind this today's e-learning class. अगर सब लोग एक बार ध्यान से और वीडियो सुनेंगे तो सभी आंसर मिल जाएंगे, और जितना बताया गया है उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हार्मफुल नहीं है और कोई भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट देने वाली नहीं है, किसी भी चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप कोई वरी नहीं करनी है, आराम से लीजिए। और बिल्कुल प्योर है, इसलिए मैंने पाउडर नहीं आपको पत्ते बताए, टिप्स बताइए, वैसे ही कीजिए, बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।